हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे मैं अपना फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ। सो अगर इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। एंड आज से ये चैनल ओपन है सभी के लिए और इस चैनल पे आपको जितना स्टडी मटेरियल से रिलेटेड स्टफ है सब मिल जाएगा। एंड आई एम वनी, योर इंस्ट्रक्टर एंड फ्रेंड एंड सपोर्टर फॉर दिस चैनल. So let's start. I will be taking classes from 3rd to 7th, and in summer vacations means from April to June I will be taking offline classes also, as well as this YouTube channel is also there. And so let's start. Today we will be reading I will be explaining the chapter of class 7th, chapter 1 of history. तो देखिए, मैं सबको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगी और आप लोगों के साथ ही हुआ होगा सबके साथ कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने नाश्ते में क्या खाया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैंने क्या कपड़े पहने थे, आई डोंट रिमेंबर. कि मेरे 7th बर्थडे में मुझे क्या गिफ्ट मिला था, आई डोंट रिमेंबर. तो जो हम भूल जाते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट खोदते हैं एंड निकालते हैं. एंड ऐसा नहीं कि कल की ही चीज़ खोदते, हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो घटना घटी है वो हमें नहीं पता. एंड दैट इज़ कॉल्ड एज हिस्ट्री. हमारा चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स मतलब हम जो ट्रेस हैं, जो निशान पुराने लोगों ने छोड़े हैं, उन 1000 सालों में हम उनको फॉलो कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी मैप 1 एंड मैप 2. ये अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यू गाइस कैन सी दिस वन इज मैप 2, सॉरी मैप 1, एंड दिस वन इज मैप 2. दिस वन. नाउ यहाँ लिखा है कि आप मैप 1 एंड मैप 2 पे जस्ट टेक अ लुक. जो मैप 1 था, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये मैप 1 दिया हुआ है. अब अगर केयरफुली देखेंगे तो यहाँ लिखा है मैप 1 वॉज मेड इन द 1154 CE. अरब जियोग्राफर आल इद्रिसी ने इस मैप 1 को बनाया था. और जो मैप 2 नेक्स्ट पेज पे दिया है वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था और उस कार्टोग्राफर का नाम था गुएलामे दे इज़ले. एंड इस चैप्टर में यही है कि डेफिनेशंस हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, नथिंग मोर देन दैट. एंड जो आल इद्रिसी था वो बहुत पुराना जियोग्राफर था जो श्रीलंका से अपने इंडिया में आया था. अगर कोई साउथ से ऊपर आएगा तो उसको तो यही लगेगा कि जो श्रीलंका है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर कोई नॉर्थ से इंडिया में आएगा तो उसको यही लगेगा कि जो नॉर्थ है वो वहीं से एंटर होगा. अगर आपको समझ नहीं आया तो सॉरी, बट क्योंकि ये आल इद्रिसी श्रीलंका से एंटर हुआ था तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आल इद्रिसी यहाँ से एंटर हुआ एंड ये वो अपने इंडिया का मेन पोर्शन है. ये कर्नाटका, तमिलनाडु, ये साउथ इंडिया है एक्चुअली. उसने मैप उल्टा बना दिया क्योंकि वो श्रीलंका से इंडिया की तरफ आया था इसलिए. अब अगर मैप 2 को देखें, मैप 2 की उससे और अच्छे से समझा देती हूँ कि जो आल इद्रिसी था ये श्रीलंका है. श्रीलंका से ही वो इंडिया में आया था तो उसको लगा कि मैप ऐसा उल्टा होता है तो उसने भी वैसे ही मैप बना दिया कि श्रीलंका से एंटर हुए और बाकी का इंडिया ऐसा है, ऐसा. और जो मैप 2 था वो 1720s में बनाया गया था. दोनों जो मैप है वो अलग अलग हैं और यहाँ लिखा है इन आल इद्रिसीज मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप. मतलब आल इद्रिसी के मैप में जो आइलैंड दिया है ऊपर छोटा सा वो श्रीलंका है और प्लेस नेम्स जो हैं वो अरेबिक में मार्क करी गई हैं. मैप 2 जो था वो कम से कम 600 साल बाद बना था मैप 1 के बाद.
जिसके बाद टाइम कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। और ये जो दूसरा मैप है, मैप 2, ये हमको ज़्यादा फैमिलियर लगता है क्योंकि इसके जो नेम्स थे ये सब इंग्लिश में मार्क किए गए हैं ऐसा। और इसी मैप 2 को ही जो यूरोपियन सेलर्स थे और जो मर्चेंट्स थे अपने खोजबीन या अपने वोएजेस के लिए यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। जैसे बहुत पहले की बात है, लोग भैया जी बोलते हैं। एक बहुत फ़नी एग्जांपल देती हूँ। 1980s में इंग्लिश कैसी थी, व्हाट आर यू डूइंग, पर अभी के टाइम में व्हाट आर यू डूइंग नहीं बोल सकते, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स आर डूइंग ऐसे करके बोलते हैं। मतलब उसको अपन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन के यूज़ में बोल सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग टर्म्स पहले भी बदलते थे। जैसे अगर हम पढ़ें, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। तो जो पहले के लोग थे, अगर आपने लगान मूवी देखी है तो वहाँ पे लोग अपने इंडिया को, मतलब भारत को, हिंदुस्तान या हिंद देश या आर्यवर्त इस टाइप के वर्ड से बुलाते थे, पर आज हम उसको इंडिया या भारत बोलते हैं। पर अगर आप महाभारत, लगान या ऐसी पहले की पिक्चर्स या फिर रामायण ऐसी कुछ पुरानी पिक्चर्स देखेंगे जो सच में हुई हैं, वो उसमें इंडिया नहीं बोला जाता या इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं बोलते, आर्यवर्त बोलते हैं, हिंद देश बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, इस टाइप के टर्म्स यूज़ करते हैं। तो उस टाइम के टर्म्स में और इस टाइम के टर्म्स में बहुत डिफरेंस था। इसलिए इस जो टॉपिक है इसका नाम ही है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। एंड टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता है टर्म्स। ओके, जब ये टर्म यूज़ हुई थी, हिंदुस्तान की जो टर्म थी वो मिन्हाज ई सिराज ने 13th सेंचुरी में यूज़ करी थी। और अभी मिन्हाज ई सिराज कौन था? ये क्रॉनिकलर था जो क्रॉनिकल लिखता था, मतलब जो आर्टिकल या फिर राजा की बायोग्राफी से उनको क्रॉनिकल बोलते हैं, वो लिखता था, वो पर्शियन में लिखता था। उसने हिंदुस्तान से क्या मतलब निकाला उसको नहीं पता था कि मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर ये उस टाइम पे होता ही नहीं था। हिंदुस्तान से वो क्या बताना चाह रहा था कि ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, जो कि एक पॉलिटिकल सेंस में दिल्ली सल्तनत के लिए एक अच्छा पार्ट थे। अब दिल्ली सल्तनत क्या होता है, बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं इतना बता देती हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो ऐसे ही था कि एक ग्रुप ऑफ राजा थे, इधर मराठे, इधर गुज्जर पतिहार, बहुत सारे थे, उत्तराखंड, यूरोप, चाइना तक के, कि दिल्ली पे किसका राज चलेगा, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, बस वो पूरी कहानी है दिल्ली सल्तनत की। बहुत लंबी, आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी, वो लास्ट चैप्टर में। तो ये चाह रहा था कि ये जो यमुना और गंगा के बीच का हिस्सा है, पंजाब है, हरियाणा है, और जो भी एरिया दिल्ली सल्तनत के लिए एक पार्ट था, अच्छा पार्ट था, उसको उसने हिंदुस्तान का नाम दे दिया। ये हो गया। पर ये जो थे दिल्ली सल्तनत, इसमें पूरा नॉर्थ इंडिया था और दिल्ली था, बस इतना ही था। पर ये जो था इसमें साउथ इंडिया, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं था। अब अगर हम थोड़ा बाद में देखें तो ये 14th सेंचुरी में अमीर खुसराव एक पोएट था, उसने हिंद वर्ड यूज़ किया था। हिंद वर्ड अमीर खुसराव ने यूज़ किया था। पर जो हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था 13th सेंचुरी में मिन्हाजी सिराज ने हिंदुस्तान को यूज़ किया, और फिर 14th सेंचुरी में अमीर खुसराव ने हिंदुस्तान को करके हिंद कर दिया, बस। और हिंदुस्तान वो पॉलिटिकल मीनिंग के साथ नहीं जीता था जिसको आज हम एसोसिएट करते कि अरे हिंदुस्तान में तो मोदी जी का राज है, बीजेपी गवर्नमेंट है, और ये जितने स्टेट और कैपिटल थे वो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, बस गंगा, यमुना और ऐसे कुछ चीज़ें होती करती थी। और हिस्टोरियंस जो थे उनको हर एक टर्म को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ता था, बहुत केयरफुल होना पड़ता था, क्योंकि हिस्ट्री भी 3 पीरियड में डिवाइडेड है,
एंशंट, मिडीवल, मॉडर्न। अब वो भी 3 पीरियड में डिवाइडेड है, इंडियन, ब्रिटिश एंड मुस्लिम, और वो भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, वो अभी नहीं आएंगे। तो देखो, आज अगर कोई बोलता है कि अरे मैं तो फॉरेनर से मिला, तो आप क्या समझोगे? फॉरेनर मतलब वो कि जो यूएस से हो, अमेरिका से हो, या लॉस एंजलिस से हो, मतलब मेनली जो इंडिया से नहीं हो, ऐसा। पर मिडीवल पीरियड में जो फॉरेनर था वो कोई भी स्ट्रेंजर था, जो मान लो एक गांव में आ जाता था। जैसे ये मेरा गांव है और ये किसी और का गांव है, तो अगर ये दूसरे गांव का कोई आदमी मेरे गांव में आ जाता है तो मेरे लिए वो फॉरेनर ही रहेगा। मिडीवल पीरियड में ऐसे ही होता था। अब अगर हम देखें कि आप लोगों को परदेसी पता होगा, परदेसी एक गाना भी है, परदेसी, अजनबी, ये सब क्या है? ये पर्शियन वर्ड्स है। ये हिंदी में या उर्दू में आने वाले वर्ड्स नहीं हैं। बुक में तक लिखा है कि इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड इन सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। तो ये जो हैं ये पर्शियन टर्म्स हैं। अब अगर कोई पॉटर है, मान लो, जो मतलब मिट्टी के घड़े बनाता है, और दूसरे मिट्टी के घड़े बनाने वाले गांव वाले, अगर कोई मान लो 2 गांव हैं, एक ए और एक बी, अगर इस गांव से कोई आदमी दूसरे गांव चला जाता है तो उस दूसरे गांव के लिए ये आदमी स्ट्रेंजर होगा कि अरे भाई तुम हो कौन, हम तो तुमको पहली बार देख रहे हैं, ऐसा। अब अगर ये भी हो सकता था अजनबी, क्योंकि वो लोग अलग अलग, भले ही वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वो शूद्र हो, पर वो एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेस, सेकेंड टॉपिक। 1 2 3 4 5, अपने 5 टॉपिक और बचे हैं, एंड इट्स जस्ट बीन 12 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक ये सब समझ आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है, एंड अगर कुछ समझ नहीं आया तो ट्राई कीजिए वीडियो को रिवाइंड करके देखने का। बट नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बिकॉज ये टॉपिक समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसका मतलब ही है कि हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, अरे यार सॉरी, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस मतलब जो हिस्टोरियंस थे, जो मतलब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, वो किन सोर्स पे रिलाई करके लिखते हैं। लाइक हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो अलग अलग सोर्स पे रिलाई करते हैं कि इधर से इंस्क्रिप्शंस मिले, उधर से मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली, उधर से पिलग्रिमेजेस के पत्थर मिले, इधर से बिल्डिंग्स मिली, इधर से कॉइन्स मिले। उन सब को गैदर करके वो पढ़ते थे कि ये इस राजा के इस वंशी का था, उस राजा की इस वंशी का था, ये। अब देखो, लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा गुप्त डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में, और हम इस साल में उन हर्षवर्धन के आगे क्या पीरियड पढ़ेंगे, मतलब 700 से 1750 BC तक का। आप थोड़ी कंटिन्यूटी देखोगे सोर्सेज में जो उस टाइम के हिस्टोरियंस और इस टाइम के हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। जैसे कॉइन्स पे रिलाई करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, आर्किटेक्चर, मतलब जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे ताजमहल है और मुमताज़ महल है और बहुत सारे ऐसे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, मतलब वही इंस्क्रिप्शंस, पत्तियाँ, और पिलर्स राइटिंग ही, मतलब जैसे अशोक ने पिलर्स पे लिखवाया था ना, उसके रूल्स वो सब थे। और ये जो था, इसने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस थे, इसने दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही कर दिया था कि हाँ ठीक है ये भी है बस। पर सबसे ज़्यादा हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स पे रिलाई करते हैं। और इस पीरियड में मतलब 700 to 750 के बीच के 1750 के बीच तक जो पेपर था, पेपर डिस्कवर हो चुका था, मतलब ये जो पेपर है आपकी बुक का, ऐसा लोगों को पेपर बनाना आ गया था। वो पेपर चीपर बन गया, कि सस्ता बन गया, कि हाँ ये लो, ये फाड़ा इस पे लिख दिया, ये फाड़ा इस पे लिख दिया।
और बहुत ज़्यादा आने लगा। लोगों ने इसको बहुत अच्छे अच्छे होली टेक्स्ट मतलब श्लोक और रूलर्स की बायोग्राफी, रूलर्स के लिए रिकॉर्ड्स, जो संत महात्माओं की टीचिंग्स थी, उन्होंने क्या सीखा, वो जुडिशियल रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स जो थे अकाउंट और टैक्सेस की, वो सब उसमें पेपर में लिखना स्टार्ट कर दिया। और फिर इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट में कोई नहीं लिखता था। और एक टाइम आया कि इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स कुछ सालों के लिए बंद हो गए, एकदम ही बंद हो गए। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स फिर धीरे धीरे वापस यूज़ में आई। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो बहुत अमीर लोगों या फिर रूलर्स या फिर मोनेस्ट्री या टेम्पल जो थे उनके गुरुओं के द्वारा ले ली जाती थी कि हाँ आपने दे दी, आपने भी एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, आप भी दे दो। ये एक साथ इकट्ठी होती थी और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में, जिनको आर्चीव्स बोला जाता है, यहाँ लिखा है पेज नंबर 5 पे, इनमें जाके स्टोर हो जाती थी। आर्चीव एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी और उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स अलग अलग रखे थे कि इस संत की इस टीचिंग के सारे यहाँ रखें, उस संत की इसमें, बहुत बड़े बड़े। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी पेपर के बाद आने वाली, ये बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती थी हिस्टोरियंस को और बाकी लोगों को भी। पर ये बहुत मुश्किल होती थी इनको यूज़ करना। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता कि प्राकृत में कैसे लिखते हैं, हमको क्या पता कि पुरानी लैंग्वेजेस पर्शियन और इन सब में कैसे लिखते हैं। तो पुराने ज़माने के लोगों ने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। अब हमको तो हिंदी आती है, हम कैसे पढ़े पर्शियन? मान लो अगर किसी को पर्शियन आती भी है, हम कैसे पढ़े प्राकृत? इसलिए इट इज़ वेरी टफ टू यूज़ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। नाउ देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। मतलब उन पुराने दिनों में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, मतलब कोई प्रिंटर नहीं होता था कि यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया। तो जो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स मतलब जो लोग थे जो मैन्युस्क्रिप्ट को हाथ से कॉपी करते थे। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है और मुझे वैसे ही दूसरी कॉपी बनानी, तो मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकती, मुझे हाथ से देख के करना पड़ेगा। पर ऐसा होता है ना कि आप अपनी फ्रेंड का होमवर्क कॉपी करते हो, तो कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि उसने लिखा क्या है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख देते हो वहाँ, कि उसने मान लो बी बनाया, आपको सी लग रहा है, तो आप उसको सी बना दोगे। तो थोड़ा सा चेंज, मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है आपके और उसके वर्क में। ऐसा ही होता था। जैसे मान लो अगर बहुत सालों पहले किसी विश्वामित्र जी, राम जी के जो गुरु थे, उन्होंने अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखी और आगे जाके किसी और ऋषि को वो मिली और उनकी राइटिंग समझ नहीं आई, विवेकानंद मान लो, ऐसे मान लो, अगर किसी ऋषि को विश्वामित्र जी की राइटिंग समझ नहीं आई, तो वो देखेगा कि अच्छा ये तो जे जैसा लग रहा है, ये तो इस वर्ड के जैसा लग रहा है, तो वही वर्ड अज्यूम करके लिख देंगे, ऐसा। और ये जो था कि थोड़ा सा इधर चेंज कर दो, थोड़ा उधर चेंज कर दो, यहाँ राइटिंग समझ नहीं आ रही तो यहाँ चेंज कर दो, ये सालों साल चेंज हो के पूरी मैन्युस्क्रिप्ट ही बदल गई। एक साथ कुछ नहीं हुआ कि एक ऋषि ने कॉपी किया तो 2 वर्ड बदल दिए, फिर अगले साल ऋषि ने कॉपी किया, था ऐसे हजारों साल लग के पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट ही चेंज हो गई। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि हिस्टोरियंस को असली मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए थी, अज्यूम्ड वाली नहीं चाहिए थी। ये हो गया। अब ये काम करना। नेक्स्ट है अपना न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। आई होप सबको समझ आ रहा हो। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians। मतलब जो स्टडी थी उन 1000 सालों के बीच, 700 से लेके 1750 साल की, जो इतने सारे साल थे, उनमें हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि अलग अलग डेवलपमेंट हुए। इधर से इंस्क्रिप्शन आए, उधर पेपर पे किसी ने लिखा, उधर किसी ने मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिया, तो बहुत सारा घोटाला हो जाता था कि अरे ये रियल है कि ये इसने कॉपी किया है, कि ये कॉपी किया है, कि असली कौन सा है ये। अब अलग अलग इसी पीरियड में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ ने
अलग टाइम पे अलग टेक्नोलॉजी ने अपनी अपीयरेंस दिखाई। जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन में एक व्हील हुआ करता था जिसको इरिगेशन में यूज़ करते थे। स्पिनिंग व्हील वीविंग में आ गया। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट आ गए। अलग अलग फूड बेवरेजेस, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी, और ये सब अलग अलग जो इनोवेशंस थी, ये याद रखना कि ये जितनी अलग अलग टाइप की खेती बाड़ी इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ये सब लोगों के साथ आई। और जो लोग यहाँ आए अपने इंडिया में इतनी सारी चीज़ें लेके, टी, कॉफ़ी, चिली, कॉर्न, पोटैटो, ये सब लेके आए, जो वो अलग अलग आइडियाज़ भी लाए कि अरे इस साड़ी को अपन इधर पल्लू लेने की जगह ऐसे घुमा के भी ले सकते हैं, आज आपकी मम्मी पहनती होगी। तो अलग अलग टाइप के जो आइडियाज़ थे वो अपने इंडिया ने उनको, हाँ इधर से भी आइडियाज़ चेक करो, ये आइडिया भी अच्छा है। तो अपना इंडिया एक मिक्स बन गया कि हर चीज़ का आइडिया ही आइडिया। और ये एज अ रिज़ल्ट ये जो पीरियड था, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल और बहुत सारे चेंजेस का वो बन गया। मतलब बहुत सारा अलग अलग टाइप की चेंजेस आ गए इस पीरियड में। और ये जो पीरियड था ये बहुत अच्छे से ट्रैवल भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिनको आप बंजारे बोलते हो, वो मुझे नहीं पता, बंजारे आई थिंक, वो अलग अलग अपने कैमल्स एंड पूरे कबीले वासियों को लेके लंबी लंबी डिस्टेंसेस चलते थे। और इसी पीरियड के दौरान अपना भारत बहुत अमीर हुआ करता था। एंड मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आपने अपने ये सुन रखा होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। और एक ग्रुप ऐसा आया इस पीरियड में जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। राजपूत जो था वो एक डिराइव्ड नेम था राजपुत्र से। राजपुत्र और राजपूत एक ही थे, पर ये जो राजपूत थे ये इस पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए। हाँ, जो 8th और 14th सेंचुरीज थी, ये ज़्यादातर इस 8th और 14th सेंचुरी में राजपूत उन सैनिकों को या राजाओं के, जो इंसान महल में रहे या जो बहुत अमीर हो या जो बहुत अच्छा हो, उसको राजपूत नाम दे दो बस। अब ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे हम भी राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं, पर बस रूलर्स नहीं थे कि अरे ये राजा है तो इसको राजपूत बना दो, ये सामंत है तो इसको राजपूत बना दो। छोटे से छोटा सैनिक तक ये बोलता था कि मैं राजपूत हूँ बस। हाँ, तो अब शिवलैरिक कोड था जो अलग अलग क्वालिटीज़ में एट्रीब्यूट हुआ करता था। शिवलैरिक कोड मतलब एक कोड हुआ करता था, जैसे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से अगर कुछ, कैसे बताऊँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, मैं लास्ट में बताऊँगी। शिवलैरिक कोड मतलब जैसे एक्सट्रीम वैलर, मतलब जो बहुत ज़्यादा महान हो या बहुत ब्रेवरी का काम किया हो या जो हर टाइप के रूल्स मानता था, ये वाला। और इसको भी राजपूत में ही माना जाता था कि अगर मैं मेरे स्कूल की सारे अगर किसी ने कहा मैं मेरे स्कूल के सारे शिवलैरिक कोड्स मानती हूँ, मतलब जितने रूल्स हैं, जितनी जो भी प्रिकॉशंस बने वो सब फॉलो करती हूँ, मतलब मैं मेरे स्कूल का शिवलैरिक कोड फॉलो करती हूँ। अब और जो लोग शिवलैरिक कोड को फॉलो करते थे वो भी बोलते थे कि हाँ हम भी राजपूत हैं। अब जो अदर ग्रुप थे पीपल के, बहुत सारे ग्रुप्स आए, जैसे सिख आए, अवोम आए, कायस्थ आए, सिख आए, मराठ, जाट और बहुत सारे लोग आए, वो सब भी इम्पॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भी मौका मिल गया खुद को राजपूत बनाने का, और क्योंकि वो खुद को राजपूत बुलाते थे, दूसरे लोगों ने सोचा कि अरे ये तो राजा जी के महल में काम करता होगा, सम्मान मिल गया, पैसे मिल गए, और फिर बस चले गए, फिर वापस आए अपनी फैमिली लेके, राजपूत लिए, फिर चले गए बस। अब और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे जंगल कटे, बहुत पेपर वेस्ट हुआ, बहुत सारे एक्सटेंशन हुआ एग्रीकल्चर का, और जल्दी पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट था अपना सब कॉन्टिनेंट पूरा बदल गया, और बहुत सारे लोगों की हैबिटेट में फ़र्क आया। और
बहुत सारी नई नई नौकरियाँ हैं, जैसे कुछ पॉटर बन गए, पेंटर बन गए, कुछ फॉरेस्ट डवेलर बन गए। फॉरेस्ट डवेलर मतलब फॉरेस्ट की रखवाली करने वाले। पीजेंट बन गए, और बहुत सारे जो पीजेंट ग्रुप थे वो मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में जाके संत गुरु बन गए। बहुत सारे चीफ्टेन बन गए, प्रीस्ट बन गए, और कुछ नॉर्मली रहने लग गए। और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि हम गाय पाल लेते हैं तो उससे दूध मिलेगा, दूध से हम बाहर जाके उसको बेच देंगे तो मिल्कमैन बन गए। बहुत सारे वो है। और उन लोगों ने, जितने पीजेंट थे, राजा थे, इन सब ने अलग अलग कास्ट वैल्यू फिक्स कर ली। एक ट्रायंगल सोचो जिसके सबसे नीचे थे शूद्र, उसके बाद वैश्य, उसके बाद क्षत्रिय, और फिर ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण को सबसे हाई अथॉरिटी मिलती थी, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को, एंड देन शूद्रास को पास में भी नहीं रख सकते थे। जाति जो थी, और ये जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब को जाति बोला जाता था। और ये सब एक दूसरे से या तो अच्छे से रहते थे या तो लड़ाई कर लेते थे। एंड शूद्र को अनटचेबल माना जाता था, कि अशुभ जिसको बोलते ना वो। रीजन एंड एम्पायर, जो बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, चोलास के, तुगलक्स के, मुगल्स के, वो बहुत सारे रीजन्स को मिल के बने थे। और प्रशस्तिज मतलब वो लंबी लंबी पोएम्स जो राजा की ग्लोरी में लिखी गई हो, मतलब राजा की महानता का बढ़ाव चढ़ाव करने के लिए लिखी गई हो। अब दिल्ली सुल्तानेट में एक गियासुद्दीन बलबन करके था, और उसकी प्रशस्ति में लिखा था कि ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल गोड़ा इन द ईस्ट टू गजनी मतलब गज्जन इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया द्राविड़। अब हमको नहीं पता, ऐसा लिखा है कि जो गियासुद्दीन बलबन था वो बहुत लंबा एक एम्पायर था उसका, कि वेस्ट से लेके ईस्ट से लेके साउथ तक। अब हमको नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ये तो प्रशस्ति में लिखा था और कोई असली प्रशस्ति नहीं लिखता था। सब पृथ्वीराज चौहान की और बहुत सारी अलग अलग प्रशस्ति थी, और ये कोई सच में नहीं लिखी जाती थी कि इतना एरिया है तो इतना ही लिखेंगे। हम पूरा भारत को कंपेयर, उसको कैप्चर करने वाला बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग टाइप के प्राइज मिलते थे। अरे यार मम, सॉरी गाइस, मेरी मम्मी को बहुत बीच में बोलने की आदत है। शी इज़ ऑल्सो टीचर। हाँ, तो प्रशस्ति हमको नहीं पता कि कितनी सच हो सकती है कितनी झूठ हो सकती है। वो जितने लोग लिखते थे प्रशस्ति, वो सब इनाम के लालच में लिखते थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, और ये जो 2 पैरा हैं वो सब मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, 2 टॉपिक और बचे हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स मतलब पुराने और नए रिलीजन, जैसे आजकल क्रिश्चियंस होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं और जैन होते हैं। जैन में भी अलग अलग टाइप के जैन होते हैं, तो हमको अलग अलग टाइप के रिलीजन्स होते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले सब लोग बस जाति के उसमें रहते थे। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. और ये जो these included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in a society. मतलब इसी पीरियड में जो इम्पोर्टेंट चेंज होने थे वो हो गए, जिनको आज हम हिंदुइज़्म नाम से बुलाते हैं कि अरे हम तो हिंदुइज़्म का पार्ट है। और इस हिंदुइज़्म में क्या क्या इंक्लूड होता था? अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना। डेटीज़ मतलब देवी देवता, मतलब मूर्ति, देवी देवताओं की मूवी बोल दिया। और इसमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी जिनकी पूजा होती थी। ब्राह्मण बनते थे, प्रीस्ट बनते थे, और अलग अलग टाइप के भगवानों के मंदिर बनते थे, और ये सब। और ये जो संस्कृत टेक्स्ट इन ब्राह्मणों ने या प्रीस्ट ने, मतलब पंडित जी ने लिखे थे,
ये बहुत ब्राह्मणों को इनमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आने लगा कि अरे वाह ये ऐसा होता है, तो ब्राह्मण भी उसमें घुस गए पूजा पाठ वाले सेंटर में। और इस एक्ट के कारण कि ब्राह्मण पूजा पत्री में उतर गए, इसीलिए ब्राह्मणों को इतना सबसे ऊपर रखा है कि अरे नहीं, भगवानों की पूजा कर रहे मतलब सबसे ऊपर ही रहना चाहिए, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गया। और उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन थी कि सबसे उच्च स्थान जो था उनका, वो पैट्रन्स के लिए था। मतलब जो पैट्रन्स मतलब वो अमीर आदमी या वो इन्फ्लुएंशियल चीज़ जो किसी और इंसान को सपोर्ट करता हो। और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में वो था इमर्जेंस ऑफ आइडिया, जो थी भक्ति। अब गयासुद्दीन बलबन और ये अमीर खुसरो और मिनाजी सिराज के पीरियड में ये भक्ति या डेटी या ऐसा कुछ नहीं होता था, पर 700 से लेकर 1750 तक भक्ति का जो आइडिया था कि अरे हम इस देवी देवता की भक्ति कर सकते हैं तो हमें ये फल प्राप्त होगा, ये किसने लिखा? ये ब्राह्मणों ने लिखा। और एक इंसान किसी भी भगवान की मूर्ति को पूज सकता था। और इसी पीरियड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलीजन्स आए, जैसे मुस्लिम आए और अलग अलग मुस्लिम आए और हिंदू आए और बहुत सारे अलग अलग आए। और हर एक रिलीजन की एक होली बुक होती है, मतलब एक बहुत अच्छी बुक होती है जिनको वो अपनी पूज्य बुक मानते हैं। सॉरी, एकदम से पॉज हो गया था। तो जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी वो रिगार्ड करते हैं कुरान को अपनी होली बुक के नाम से, और वो एक भगवान को मानते हैं जिनका नाम है अल्लाह, जो जिनकी प्यार दयालुता और अच्छे से वो सबको ट्रीट करते हैं, उस अल्लाह की जय। तो बहुत सारे रूलर्स होते हैं इस्लाम के, उलामा के, बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारी थियोलॉजियंस थे, मतलब जो अलग अलग थ्योरी बताते थे। और हिंदुइज़्म की तरह मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन भी बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, हिस्टोरियंस जो थे वो टाइम को केवल एक घंटे या दिन या साल या घड़ी के रूप में नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि किस डेट, किस टाइम, किस सेकंड पे क्या घटना घटी थी, क्या मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में लिखे गए थे। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया था, और इन्हीं ब्रिटिश ने मतलब जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और ये जो डिवीज़न हुआ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का, ये इसलिए था क्योंकि बस हिस्टोरिकल चेंज के लिए नहीं हुआ, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और इतने सारे फैक्टर्स के कारण ये सब हुआ। और इसी सालों के कारण ये जो थे हिस्टोरियंस इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते थे। सो थैंक यू, आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।